इसकी जिम्मेदारी होती है विधानसभा अध्यक्ष पर। और हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हमारे मंच पर पधार चुके हैं उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है सर आपका। सर 23 अगस्त से विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है और अब तक हमने देखा कि कोरोना काल के चलते काम हंगामा हुआ, तो इस बार सदन की कार्रवाई ठीक प्रकार से चले, सेशन में सारे कामकाज हो, उसकी क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। एबीपी गंगा महाधिवेशन जो देहरादून में शुरू हो रहा है, मैं सभी का अभिनंदन उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष के नाते भी कर रहा हूं और उत्तराखंड के एक नागरिक के नाते भी कर रहा हूं। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज की हर छोटी बड़ी बात जनता के सामने पहुंचेगी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। जहां तक आपने 23 जुलाई से सत्र की बात कही है, तो परसों कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में जो हमारा विधानसभा सत्र है वो देहरादून में आहूत होगा। हमने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि हमारा ये सत्र बहुत ही कामकाजी होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा और निश्चित रूप से हमारे जो उत्तराखंड के विधायकगण हैं, मैं विधायकगण का मतलब कहता हूं चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन सभी का सहयोग रहता है। आज तक का इतिहास रहा है उत्तराखंड विधानसभा का, जब से मैं अध्यक्ष विधानसभा बना हूं, शायद कोई सत्र ऐसा गया होगा जिसमें कोई हंगामा बहुत ज्यादा हो। आज हम देख रहे हैं संसद में क्या स्थिति है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या स्थिति है। विपक्ष अपनी भूमिका ना अदा करके जिस प्रकार से बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहा है, और मैं ये जानता हूं, जैसा मुझे जानकारी है कि 1 घंटे में लोकसभा का या सरकार का 1.5 घंटा चलता है, उसके बाद विधान सत्र नहीं चलना, ये चिंता का विषय है। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूं सभी माननीय सदस्यों का कि वो हमारे यहाँ का जो विधानसभा सत्र अभी तक बहुत अच्छी तरह से संपन्न भी हुए हैं और उम्मीद कर रहा हूं ये सत्र भी अच्छा संपन्न हो। सर 21 साल हो चुके हैं उत्तराखंड बने हुए और यही हमारा आज का विषय भी है। आप खुद 3 बार से विधायक हैं, 15 साल का एक लंबा अनुभव है लेजिस्लेचर में आपका, तो कहां देखते हैं आप उत्तराखंड को? जिस विजन के साथ इस राज्य को अलग बनाया गया था, क्या चुनौतियां अभी बाकी रह गई हैं और क्या उपलब्धियां हासिल की गई? देखिए, उत्तराखंड का निर्माण कोई आसानी से उत्तराखंड का निर्माण हुआ ऐसा नहीं है। उत्तराखंड कभी हम जब उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे और पिछले 40-42 साल से मैं सीधी राजनीति में हूं, और जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था, उत्तर प्रदेश में थे, एक धारणा थी कि उत्तर प्रदेश का कोई भी अधिकारी यदि उसे सजा दी जानी होती थी, ये कहा जाता था उसे पहाड़ पे भेज दो, ट्रांसफर कर दो। पहाड़ पे ट्रांसफर, यानी वो सजा मिलती थी पहाड़ पे आने की। यानी वो अच्छा काम नहीं करता था, यदि किसी को कहा जाए कि इसको सजा देनी तो पहाड़ पे भेज दो, नहीं यहाँ पे वो काम तो क्या करेगा, उसको यहाँ पे आके पता चलेगा कि इसकी यहाँ की जिंदगी क्या है। तो ये धारणा बदली, ये धारणा उस समय थी। लेकिन उसके बाद जो हमारे इस पूरे पहाड़ का क्षेत्र जिसको हम आज उत्तराखंड कह रहे हैं, उसके विकास के बारे में भी मैं कह सकता हूं कि उस समय विकास के मामले में बहुत दूर दूर तक का यहाँ का विकास, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल विकास नहीं हुआ, लेकिन जैसा विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। मैं एक आंदोलनकारी भी रहा हूं, मुझे तो याद है उस समय का जब ये आंदोलन शुरू हुआ था और हम एक नारा लगाया करते थे कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। और आपको बताना चाह रहा हूं 1991 से 1996 के बीच में केंद्र में हमारी सरकार थी और उसके माननीय प्रधानमंत्री थे आदरणीय नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी आज दुनिया में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूं। और उनको एक बारे में एक धारणा प्रसिद्ध हो गई थी कि वो मौनी बाबा के रूप में तो कुछ बोलते नहीं थे। तब हमारे उत्तराखंड वासियों ने एक नारा दिया था कि असली दोषी कौन है, जो दिल्ली में मौन है। यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए कोई एक शब्द नहीं बोला। और मैं उन तमाम शहीदों को आज नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी इस आंदोलन में दी। जैसे मैंने कहा कि मैं भी एक आंदोलनकारी रहा हूं और अब धारणा तो ये थी कि हमारा उत्तराखंड राज्य बने। और मुझे याद है कि उस समय चाहे बस पहुंचने वाला व्यक्ति, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री था, तो मैं पहुंचा क्योंकि ये जिला मेरा कहलाया जाता था। जब मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई जिसमें माननीय इंद्रमणि भोडोनी के नेतृत्व में हम लोगों ने आंदोलन किया, बहुत बड़ी रैली वहां पे हुई और उस समय हम लोग बसों से जैसे कैसे पहुंचे थे,
मुझे वो भी दिन ध्यान है कि जब वहां पहुंचते हैं जानकारी मिलती है कि मुजफ्फरनगर में कोई बहुत बड़ी घटना हो गई। वो घटना कैसी हुई कि हमारी मातृशक्ति का अपमान हुआ, क्या कुछ उनके साथ नहीं हुआ, अनेकों लोग शहीद हो गए। जैसा जानकारी मिली तो हम लोग, और मैं तो अपने बारे में मैं कह सकता हूं, मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि उस समय दिल्ली से जैसे मुझे पता चला मैं वहां से चलने के लिए तैयार हुआ। मुझे आज भी याद है कि मेरे एक साथी डब्बू नाम उसको हम प्यार से बोलते थे, मेरे साथ वॉलीबॉल खेलता रहा क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर का वॉलीबॉल का खिलाड़ी भी रहा हूं। और उस समय मैंने कहा डब्बू भाई चलो मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी घटना हुई है। कि नहीं हम कैसे जाएंगे, बस से आए, बस थोड़ी जाएगी। मैंने कहा चलो तुम नहीं जा रहे तो मैं जा रहा हूं, तो आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज मुझे मिला इस बात को कहने के लिए, हालांकि बहुत से लोग जानते हैं। उस समय मैं ट्रक में बैठ के आया तो मेरठ में जब मैं पहुंचता हूं रेड लाइट के ऊपर, तो हमारे माननीय मनोहर कांदियानी जी आज भी हमारे नेता हैं, हमारे ऋषिकेश में रहते हैं, वो एक गाड़ी के अंदर वहां रेड लाइट पे खड़े थे। तो मैंने कहा भाई साहब आप कहां जा रहे हैं? कि मैं तो ऋषिकेश जा रहा हूं। तुम कहां जा रहे हो? मेरा भाई साहब मैं तो मुजफ्फरनगर जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो मुजफ्फरनगर? के साहब वहां इतनी बड़ी घटना हो गई कि फिर क्या करोगे? मैंने कहा साहब मैं आपकी गाड़ी में चलता हूं, ट्रक तो वहां तक नहीं जाएगा। उनको लेके मैं गया और मुझे वो सीन याद आता है कि जब हमारे बहुत से लोगों की वहां पे डेड बॉडीज पड़ी थी। और हमारी एक मैं थोड़ी सी बात पूरी कर लूं, मालती शर्मा जी हमारी राज्यसभा सदस्य रही, भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही, मैं उनको श्रद्धांजलि भी दे रहा हूं। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और उसके बाद रोते बिलखते हम लोगों को देखा। और उसके बाद हम अपना मायूस सा मन लेके मैं वहां से रायवाला ऋषिकेश और डोवेला पहुंचा। और उसके बाद मन में ये भावना थी कि हमारा उत्तराखंड राज्य किसी भी तरह से बनना चाहिए, अब तो बनना चाहिए, कम से कम इतना अपमान से लिया, इतने हमने शहादत दी है। और उसके बाद भी अनेकों घटनाएं हुई हैं, बहुत घटनाएं कहूंगा तो लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन मुझे याद है उसके बाद जब देश के बहुत ही हमारे राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री, और मैं कह सकता हूं जिनके बारे में आज पूरा विश्व उस समय का लोग उनका लोह मानते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज वो भी दुनिया में नहीं, मैं उनको भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया क्योंकि उनका प्रेम उत्तराखंड राज्य से था। और उस समय जब उत्तराखंड राज्य बना उसके बाद से हमारी यात्रा ये प्रारंभ हो रही है, जिसके बारे में कहा कि 9 नवंबर 2000 को ये यात्रा प्रारंभ हुई, जो आज हमारी बाल्यकाल से निकल कर यौवन की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं, उस उत्तराखंड में आज हम बैठे हैं। वो दौर भी आपने देखा कि जब मुजफ्फरनगर जाने के लिए आपको क्या धक्के खाने पड़े, और आज एक ये भी दौर है कि हम बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते हैं। सर गैरसैंण की अगर बात करें तो उसको स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठ रही है, हालांकि ग्रीष्मकालीन मतलब समर कैपिटल ये पहले से ही है। इस पर आपके क्या विचार है स्थायी राजधानी को लेकर? देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूं, और उस टाइम आंदोलनकारियों का एक सपना था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे हो। और ये बात तो ठीक है, आप 2021 में हम हैं, अनेकों सरकारें आई और चली गई, और हर सरकार ने यही कहा कि हम गैरसैंण को राजधानी घोषित करेंगे। अब कौन सी राजधानी घोषित करेंगे इस विषय पे मैं नहीं जाना, लेकिन मैं धन्यवाद दे रहा हूं अपने माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं अध्यक्ष विधानसभा बनने के बाद मैं लगातार, जब चूंकि आप जैसे मीडिया के साथी एक ही सवाल उस समय मेरे से पूछते थे कि आपका क्या मत है कि गैरसैंण की राजधानी घोषित हो या क्या इसके बारे में आपका मत है। मैं लगातार, चूंकि मैंने कहा ना कि मैं आंदोलन कर रहा हूं, तो उस समय से मैं बार बार कहता था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे होनी चाहिए। तो मतलब आप इसके पक्षधर? मैं उसका पक्षधर था, लगातार मैं पक्षधर था, और मेरे बयान आए, आपके टीवी चैनल्स पे आए हैं, अखबारों में आए, मेरे तमाम नेतागण जानते हैं। और मेरा सपना उस दिन साकार हुआ, मेरे उस दिन आंदोलनकारियों का सपना साकार हुआ जब 4 मार्च 2020 को माननीय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसको राजधानी को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। और आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूं, जब ये राजधानी घोषित होती है, प्रेस करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनके प्रेस के साथ मैं जुड़ता हूं, और मैंने कहा कि ये खाली घोषणा नहीं है, इस पे हम सभी उत्तराखंड वासियों को, पूरे लोगों को, हम सभी को इसमें होली और दिवाली साथ साथ मनानी चाहिए। मेरे बिशन सिंह चौहान जी आदरणीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, हम सबके साथ हमने वहां पे होली और दिवाली साथ साथ मनाई, हजारों दीवे जलाए, होली खेली तमाम वहां के स्थानीय लोगों के साथ। और मैं वो शब्द भी आपको दोहराना चाह रहा हूं, उस समय माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था कि आज यदि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का सबसे ज्यादा खुशी किसी को है तो प्रेमचंद अग्रवाल को है। आज मैं उस बात को लेकर, आज वो सीन जब याद आता है, मुझे सीन वो भी याद आता है जो मुजफ्फरनगर में घटना हुई थी।
मुझे वो भी सीन आता है जब हम आंदोलन करते थे, और आज ये भी सीन याद आता था कि हम उत्तराखंड में हैं और आज हमारी राजधानी, जो हमारी पहाड़ की राजधानी, पहाड़ पे यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। तो एक बहुत पुराना आपका सपना पूरा हुआ कि वो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई, लेकिन अब भी गैरसैंण की बात करें तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ पीने का पानी नहीं है, संचार की व्यवस्था नहीं है, मतलब जो पत्रकार सेशन खबर भी करने जाते हैं तो खबर भेजने में भी दिक्कत होती है। ये सारी परेशानियां कब दूर हुई? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब इसका 1 वर्ष पूरा हुआ था राजधानी घोषित करने का, तो हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे थे, त्रिवेंद्र जी, उनके साथ हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम उसी गैरसैंण में किया। और लगातार, हालांकि उस समय जब ये बात आई थी तभी उन्होंने कहा था इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है, और जो जिस पानी की आप बात कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने झील के निर्माण की घोषणा की थी, और उसका काम अभी भी चल रहा है। और उसके बाद उस कार्यक्रम के दौरान और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि वहाँ का जो डेवलपमेंट कैसे हो, क्योंकि मुख्य बिंदु तो यही है कि हम राजधानी बेशक घोषित कर दें, लेकिन मुख्य बिंदु ये है कि उस क्षेत्र का विकास कैसे करें। यानी कि हम लोग यदि जाने लगे, कभी हमें कोई जाना पड़े, किसी सामान्य व्यक्ति को जाना पड़े, अधिकारी को जाना पड़े, तो कम से कम को आवागमन का कोई दिक्कत ना हो। हालांकि गोचर में हमारे पास हवाई पट्टी है, हम हवाई पट्टी का इस्तेमाल करके वहां से 1.5 घंटे में अपने गैरसैंण में पहुंच सकते हैं बाई रोड, लेकिन उसके बावजूद आवश्यकता पड़ती है क्योंकि कुमायूं से है, दूसरे क्षेत्र से है। तो मैं फिर कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उस समय 20,000 करोड़ की घोषणा की थी कि इसका पूरी तरह से हम डेवलप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले समय में वो हमारा सपना, जिसका उत्तर डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो भी पूरा होगा। सर, 9 साल ऑलमोस्ट बीत चुके हैं। 2012 में पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, तब से लेकर अब तक 9 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है और जनता इस आधार पर जज भी करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अभी बहुत पीछे है ये जगह, और खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँ कि सदन बहुत छोटे होते हैं और एक ट्रेंड बन गया है। महाराष्ट्र में जिस तरह से नागपुर से पूरा 1 महीना ऑपरेट करता है सदन, और हिमाचल में भी ऐसी व्यवस्था है, तो यहाँ ऐसा कब देखने को मिलेगा? देखिए, हमने भी विधानसभा के सत्र वहाँ पे आयोजित किए हैं, और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि हमारा वहाँ भवन बनके तैयार है। मेरी कार्यकाल में वो भवन पूरी तरह से बनके तैयार है, और मैं ये बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सुंदर सुंदर विधानसभा भवन बने, और मैं आपको आमंत्रण भी दे रहा हूँ, आपके एबीपी गंगा के तमाम लोगों का, हालांकि आपकी टीम जाती रही है, वहाँ इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी है, यदि आप जाएंगे तो आप निश्चित रूप से उसको निहारते रह जाएंगे, क्योंकि उसके ठीक सामने से आप हिमालय के भी दर्शन कर सकते हैं। और पहाड़ पे तो सुंदरता वैसे ही व्याप्त है, उसके बाद इतनी सुंदर इमारत वहाँ पे बनी है, और उसमें हमने जिस प्रकार से डॉर्मेट्रीज बनाने का काम, दूसरा बनाने का काम इसी मेरे दौरान पूरा हुआ है। हाँ, ये बात ठीक है कि हमारे प्रेस के कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत आती है, उसमें मैं जरूर अपनी बात को कह सकता हूँ कि हमारी कमी है, लेकिन हम उस बात को भी पूरा कर रहे हैं। उसके लिए भी हम अब सरकार से आग्रह बार बार करते हैं ताकि ये डेवलपमेंट, हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पूरा हो कि आने वाले टाइम पे जब भी वहाँ विधानसभा सत्र हो, हालांकि इस दौरान जब वहाँ घोषित हुई उसके बाद भी हमने विधानसभा का सत्र वहाँ पे किया है, और विधानसभा सत्र ही ऐसे नहीं किया, बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित तरीके से हुआ है, क्योंकि पहाड़ की जिंदगी पहाड़ जैसी रहती है। वहाँ हर समस्याओं के सामना करने के बाद हमने वहाँ बहुत सुंदर हमने विधानसभा सत्र चलाए हैं, और मैं तो इस बात को सवाल यही है कि झंडा फहराने तक सीमित ना रह जाए, सरकार कामकाज करे, पूरी तरह ऑपरेट करे। नहीं, आपने झंडा फहराने की बात की, मैं वो भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं ही ऐसा पहला अध्यक्ष विधानसभा का वहाँ पे हूँ कि उस इमारत के पास, इतनी सुंदर इमारत के पास, इतने विधानसभा भवन के बनने के बाद शायद मैं पहला ऐसा विधानसभा अध्यक्ष हूँ कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम वहाँ भव्य कार्यक्रम करते हैं, तिरंगा वहाँ लहराया जाता है। कभी मैं जाता हूँ, कभी मेरे माननीय उपाध्यक्ष जी जाते हैं, कभी हमारे अन्य अतिथि वहाँ पे उस कार्यक्रम को करते हैं। और खाली तिरंगा फहराना विषय नहीं होता, तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। और आपको शायद जानकारी दे रहा हूँ, मेरी उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर मैंने 101 फीट लंबा तिरंगा वहाँ पर हमने फहराया, स्थापित किया है। ये दर्शाता है कि ये जो विधानसभा है ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र का प्रतीक हमारा वो तिरंगा है, जिसको हम आन बान शान का प्रतीक कहते हैं, जिसके लिए सेना भी मरने मिटने को तैयार होती है। हम हर भारतीयवासी उसके लिए अपनी आन बान शान को बिल्कुल कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, तो वो भी हमने करने का काम किया है। सर, 15 साल से आप ऋषिकेश से चुनकर आ रहे हैं, और इस पूरे सेशन के अंत में जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, केंद्र सरकार की इतनी बड़ी भावी योजना है,
गंगा किनारे है पूरा ऋषिकेश, तो अब तक कौन से ऐसे अहम काम हुए हैं, क्या उपलब्धियां हुई हैं और उसको लेकर क्या अपडेट है हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं क्योंकि आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र का विषय में मेरे को सवाल किया। भगवान की कृपा से, मेरी जनता के आशीर्वाद से, माँ गंगा के आशीर्वाद से 2007 से लगातार, यानी 2007, 2012, 2017 से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुन के आता रहा हूँ। मैं उसके लिए अपनी सम्मानित जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और आप ये देखिए, 2007 में जब मैं गया तो लोगों को लग रहा था पता नहीं मैं क्या काम करूंगा कि नहीं करूंगा। उससे पहले जो विधायक होते थे, काम यदि वो करते तो शायद वही चुने जाते, लेकिन यदि मैंने काम किया तो मुझे 2012 में मौका मिला। और 2012 से 17 के बीच में, हालांकि मेरे विचारधारा के विपरीत सरकार थी, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया सरकार के माध्यम से, लेकिन तो भी फिर 2017 में जनता ने मुझे चुना और उसके बाद मैं अध्यक्ष विधानसभा बना। जिस नमामि गंगे की आपने बात कही है, कि मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैं गंगा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सह संयोजक रहा हूँ। मैंने गंगा जी की वो तस्वीर देखी है जो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जो 2525 किलोमीटर की यात्रा है, उसमें कितनी गंदगी उस गंगा जी में बहती थी। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ अपने देश के बहुत ही यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, जिनके ड्रीम प्रोजेक्ट में है, जिनकी महत्वाकांक्षी परियोजना है कि गंगा ये साफ होनी चाहिए, गंगा अविरल बहनी चाहिए, गंगा शुद्ध बहनी चाहिए। और आज जब ऋषिकेश से ऐसी तस्वीरें आती हैं कि लोग आचमन कर रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं, मैं उस बात को थोड़ा, यदि आप कहें तो मैं पूरी कर लूं। जी जी। क्योंकि उसके बाद की बात ये थी कि मैं जब वहां पहली बार विधायक बना तो लोग वहां आचमन करने के लिए डरते थे। नहाने की बात बहुत दूर की बात थी, लोग नहाते तो थे क्योंकि आस्था है। गंगे को मैं मां मानता हूं, प्रतिदिन मैं गंगा जी के दर्शन करता हूं, मेरा एक सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, मुझे याद है कि मैंने विधानसभा के अंदर एक क्वेश्चन उठाया था 2012 से 17 के बीच में, और मैंने बार बार कहा था कि मेरी गंगा प्रदूषित हो रही है, इसके लिए कुछ करिए। 1.5 घंटे तक मैंने बहस की थी। हमारे किशोर उपाध्याय जी मंत्री थे, जवाब नहीं दे पाए। हरीश रावत जी माननीय मुख्यमंत्री थे, उनको जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ा, लेकिन जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन आज मैं भगवान के डर के एक बात कह रहा हूं कि आज मेरे गंगा जी में जो गंगा गंदगी जो मेरे गंगा जी के अंदर जाती थी, जो ऋषिकेश के अंदर 7 बड़े बड़े नाले बहते थे, आज सबको टैप करके 158 करोड़ की लागत से वो काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। आज गंगा शुद्ध बह रही है, लोग आचमन भी कर रहे हैं, लोग नहा भी रहे हैं, और बाहर से लोग वहां पे दर्शन करने के लिए भी आते हैं। बहुत धन्यवाद सर, सभी विषयों पर अपने विचार रखने के लिए और हमारे इस मंच पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल जी, और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि आने वाला जो सेशन होगा 23 अगस्त से सदन के सारे काम सुचारू रूप से होंगे और सत्र भी चलेगा। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।